साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में समझा है कि दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे पड़ी। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में हम लोगों ने विस्तार से समझा है। अब उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश में जो जो शासक हैं उनके बारे में। गुलाम वंश ने कितना दिल्ली को शासन किया और दिल्ली पर कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने बनवाया और कौन कौन सी चीज़ें उनके कार्यकाल में स्थापित हुई और क्या क्या उनका योगदान रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देखिए, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो चालीसा ग्रुप के जो संगठन के जिसको तुर्क चिहलगामी हम लोगों ने कल कहा था, उन्होंने फिरोज शाह को क्या किया, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था उसको उन्होंने राजा बनाया, उसको उन्होंने शासक बनाया। हालांकि इल्तुतमिश ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि रजिया सुल्तान हमारा उत्तराधिकारी होगी, जो हमारी बेटी है वो उत्तराधिकारी होगी। रजिया सुल्तान का जो जन्म होता है 1206 में होता है, जब मध्य एशिया के मंगोलों का आक्रमण उस वक्त मध्य एशिया में चल रहा था। उसी वक्त एक काबिल बेटी, काबिल शासिका, काबिल शासक जो भी कहिए, ठीक है, उसका जो जन्म होता है वो होता है, जो जिसे कि हम पूरे इतिहास में याद रखते हैं और उसके काबिलियत की वजह से याद रखते हैं। इसलिए बहुत छोटा कार्यकाल है इसका, लेकिन एक महिला इतना अच्छा शासक चलाई थी, इतना अच्छा शासन, इतने अच्छे लोगों से जनसंपर्क करने में सक्षम रही थी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इतिहास से हम लोग सीखते हैं कि महिलाएं को अगर शक्ति दी जाए तो वो भी अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकती है, अच्छे तरीके से चलाने में सक्षम रह सकती है। ठीक है, तो उसने चलाया था, जैसा कि हम लोग इतिहास में देखते हैं। आज भी देखिएगा कितनी सारी मंत्री हैं जो कि अच्छे शासन चलाई हैं, कितने मुख्यमंत्री हैं जो कि बहुत सालों तक अच्छे तरीके से शासन को चलाया है और उनके लिए लोग जान भी दे दिए हैं। ठीक है, देखिए, मैं आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री की वजह से बात कर रहा था, आपको नाम पता ही होगा। देखिए, इल्तुतमिश का पुत्र जो अयोग्य होता है उसका नाम फिरोज शाह होता है। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका फुल नाम है। साथियों, बात करें हम इसका तो 1236 में यह 7 से 8 महीने के लिए क्या होता है, नियुक्त होता है। क्यों 7 से 8 महीने के लिए नियुक्त होता है? क्योंकि यह भोग विलासी और एकदम मतलब लड़कीबाज टाइप का मतलब राजा था और इसे कोई शासन से मतलब नहीं था, कोई राजा उजा बनने से मतलब नहीं था। इसको बस पीना था, पीकर सो जाना था और ऐश ऐश करना था। ठीक है, इससे सत्ता उतर चली नहीं। इसने अपनी माता शाह तुर्कान को क्या किया, तुर्कान को दे दिया, सत्ता को हस्तांतरित कर दिया और शाह तुर्कान जो थी पूरे सत्ता को क्या की, मतलब काबिज हो गई और ये बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति की थी। राजा तो कहने के लिए ये इसका पुत्र ही था फिरोज शाह, लेकिन जो पूरा नियंत्रण था वो किसके हाथ में था, शाह तुर्कान के। कहा जाता है कि शाह तुर्कान इतने क्रूर थी कि इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र की आंखें फोड़वा दी थी। ठीक है, अपने सौतेले बेटे की आंखें फोड़वा दी थी। इसका पतन का जो कारण हुआ आपको पता ही है कि जब राजा अयोग्य रहेगा तो पतन होना आवश्यक है और पतन होगा ही। आप राजा के बेटा हैं इसलिए आप राजा बनिएगा, ये इतिहास ने हमें बताया है कि इसलिए आप राजा नहीं बन पाइएगा। अगर राजा बन भी जाइएगा तो आप शासन को चला नहीं पाइएगा, क्योंकि राजा बनने के लिए योग्यता चाहिए। राजा बनने के लिए क्या चाहिए, योग्यता चाहिए, क्षमता चाहिए, दक्षता चाहिए। ऐसे आप राजा नहीं बन सकते हैं। आज राजा बनेगा, 2 महीने बाद क्या करेगा, कोई भी उठाकर फेंक देगा। इसलिए राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, ये इतिहास ने सिखाया है। जनता में गतिरोध उत्पन्न हो गई और जो वहाँ के सरदार थे वो मांग करने लगे कि रजिया सुल्तान क्या बनेगी,
सुल्तान बनेंगे, रजिया सुल्तान ही राजा बनेंगे, रजिया सुल्तान के हाथ में शासन दिया जाए। ठीक है, रजिया सुल्तान को वहाँ के जनता का सहयोग से बनाया गया सुल्तान, और रजिया सुल्तान ने इन्हें गिरफ्तार करवाया और इन्हें क्या किया, मरवा दिया। ठीक है, जब रजिया सुल्तान की बात करें, रजिया सुल्तान का जन्म अभी बताया मैंने 1206 में इसका जन्म होता है। इनका कार्यकाल होता है 1236 से 40 तक। इनके जो उपाधि दिया गया, भारत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान हैं, मुस्लिम महिला सुल्तान हैं। साथियों, चालीसा ग्रुप के जो लोग थे इन्हें नापसंद करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो इस्लाम धर्म में पर्दा प्रथा है उसको तोड़कर ये लड़की बाहर आ रही है, और महिला अगर शासन करे पूरे राज्य पर तो ये कितने मतलब खराब बात है, कितनी मतलब बेइज्जती की बात है। इसलिए चालीसा लोगों ने इनका विरोध किया। फिर भी इन्होंने शासन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, बहुत संगठित तरीके से चलाया, बहुत ही मतलब कौशल से चलाया। इनका जो शासन का करने का जो तरीका था वो इतना सही था कि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लोगों को पसंद आने लगे। ठीक है, महिला शासक होने के बाद भी लोगों के दिल में जगह बनाने में यह सक्षम रही। इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया, सेना को अच्छे तरीके से संगठित किया और जनता से इन्होंने सीधे संपर्क किया। साथियों, कहते हैं कि यह अपने पर्दा प्रथा को छोड़कर और जो महिलाओं के कपड़े थे उसको त्याग कर इन्होंने सूट बूट और टोपी में दरबार लगाना शुरू किया। जनता से सीधे संपर्क करते हुए जितने भी दरबार में प्रॉब्लम थे, जितने भी दरबार में कुनीतियाँ थी, जो सब मतलब जो शासन के लिए सही नहीं था उसको इन्होंने हटाया। योग्य और न्यायप्रिय और साहसी बच्ची थी इल्तुतमिश की। ठीक है, इसीलिए इल्तुतमिश ने इन्हें पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि इल्तुतमिश को ये बात पहले से ही पता था। उसका बहुत सारा पुत्र था ऐसे, लेकिन एक भी पुत्र सही नहीं था, सारा का सारा पुत्र नालायक था। उसकी बेटी ही सबसे ज़्यादा काबिल थे। इसीलिए बेटियां लड़कों से कभी कम नहीं होती हैं, और कभी भी बेटियों को ये नहीं कहना चाहिए कि तुमसे ये नहीं होगा। जितना लड़का कर सकता है उतनी ही लड़की कर सकती है, कोई अंतर नहीं है। बॉडी के तौर पर मात्र 10% का अंतर है, बाकी मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर या फिर किसी भी तरीके से लड़कियां कम नहीं हैं। आप देख रहे होंगे। ठीक है, अगर लड़कियों को जो बॉडी से काम करने के लिए कहिएगा तो वो तो उतना सक्षम नहीं हो पाएंगी, लेकिन लड़कियां फाइटर प्लेन और जेट ये सब चलाकर देश की सहायता और रक्षा कर सकती हैं, जहां पर दिमाग का काम है। ठीक है, जो फाइटर प्लेन चलाने के लिए दिमाग का जरूरत है, लड़की भी चला सकती है, कोई चला सकता है। ठीक है, अब कहिएगा कि अब ठेला खींचो तो ठेला नहीं खिंचाएगा। ठीक है, तो ये छोटी काम है, बड़ी कामों में लड़कियां बराबरी कर सकती हैं लड़कों के। ठीक है, इसलिए अब हम इतिहास सीखते नहीं हैं, लेकिन इतिहास से हमें सीखना चाहिए। रजिया सुल्तान की हम जब राज्य पतन की बात करें तो उनका जो शासन का पतन होता है वो कुछ यूँ होता है कि जो चालीसा ग्रुप के लोग थे उन्होंने इतना विरोध किया कि यहाँ पर भटिंडा के जो इक़्तिदार था, भटिंडा पड़ता है आपका उधर पंजाब साइड, वहाँ का इक़्तिदार का मतलब हम आपको पिछले क्लास में ही बताते कि इकता प्रथा था। उसमें जो ज़मीनें दी जाती थी उससे लोगों से कर वसूल कर और क्या किया जाता था, राजकोष में जमा किया जाता था। लेकिन बाद में स्थितियाँ चेंज हुई और जो वहाँ के इक़्तिदार हुए अपने आप को बहुत पैसे वाले और बहुत मतलब शक्तिशाली समझने लगे, तो अपना स्वतंत्र शासन चलाने लगे। तो चालीसा ग्रुप के जो लोग थे, वहाँ के जो भटिंडा का इक़्तिदार था, उससे क्या किया, उससे उन्होंने कंसल्ट किया और उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा। ठीक है, तो इन्होंने अपने एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया था, उसका नाम याकूत था। ठीक है, उसका नाम क्या था, याकूत। देखिए यहाँ पर लिखे थे, जो कि
अफ्रीका का, हबशी अफ्रीका का गुलाम था। और वो किसका गुलाम था? तो वो रजिया सुल्तान का गुलाम था। कहा जाता है कि ये जो याकूत है रजिया सुल्तान से बहुत करीबी था, यानी रजिया सुल्तान उससे प्रेम प्रसंग में थी, या फिर ये कहा जाता है कि याकूत रजिया सुल्तान से प्यार करता था और उम्मीदें पाल रखी थी अंदर कि मैं भी रजिया सुल्तान से शादी करके क्या करूँगा, सुल्तान बन जाऊँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम समझते हैं क्यों नहीं होता है, क्योंकि रजिया सुल्तान ने इसको बाद में प्यार में धोखा दे दी। हालांकि रजिया सुल्तान में ऐसा कुछ था नहीं, याकूत अपना इस तरीके का सोचता था। ठीक है, लोगों ने सोचता था, ये चालीसा ग्रुप वालों ने हवा उड़ाया था कि रजिया सुल्तान याकूत से फंसी हुई है, रजिया सुल्तान याकूत से प्रेम करती है। पूरे ग्रुप में ये क्या किए, लोग बात बनाने लगे। लोग बात बनाते हैं, कोई बात नहीं, जिसमें कुछ बात होती है वही उसमें ही उसके ही लोग बात बनाते हैं। ठीक है, देखिए भटिंडा के जो इक़्तिदार था उसने क्या किया कि इस पर दिल्ली पर आक्रमण करने को इन लोगों ने उकसाया। कौन? चालीसा लोगों ने। लेकिन ये जो याकूत था, इन्होंने आकर क्या किया कि रजिया सुल्तान को बताया, और रजिया सुल्तान ना आओ ना ताओ देखिए, और क्या की कि बिना संगठनात्मक तरीके से, इनका जो सैनिक संगठन था वो मजबूत था, इनको अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरा सैनिक संगठन ऐसे मजबूत था और ये इक़्तिदार से इक़्तिदार हमसे क्या बतियाएगा। ठीक है, इक़्तिदार को तो मैं ऐसे ही हरा दूंगी। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो यहाँ आपका जो आपका पंजाब पड़ता है और यहाँ दिल्ली पड़ता है। ठीक है, ये क्या करती है कि ये भटिंडा पर आक्रमण कर देती है। ठीक है, बिना संगठन का। ठीक है, इनको लगता है कि बहुत मेरा संगठन मजबूत है, मेरे सैनिक बहुत मजबूत हैं और मैं दिल्ली की राजा हूँ। लेकिन क्या होता है कि ये यहाँ जैसे ही आक्रमण करती हैं और वहाँ पर बहुत मार काट ये सब पूरा युद्ध होता है, और युद्ध होने के दौरान ही क्या करती हैं, ये हारने लगती है। ठीक है, रजिया सुल्तान क्या करती हैं, हारने लगती हैं। जैसे ही ये हारने लगती हैं तो युद्ध के मैदान में ही इन्होंने अल्तुनिया को क्या किया, प्रपोज कर दिया। ठीक है, अल्तुनिया को प्रपोज कर दिया और कहा कि शादी करोगे हमसे। अल्तुनिया भी गड़बड़ा गया कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं इससे युद्ध करने के लिए आ रहा हूँ, ये डायरेक्ट हमसे शादी करने का प्रपोजल दे रही है। ठीक है, तो अल्तुनिया को भी लगा कि अरे मैं कहाँ एक इक़्तिदार हूँ, फिर उसके बाद मैं तो दिल्ली का सुल्तान बन जाऊँगा। ठीक है, चालीसा लोगों ने इसे भड़काया, लेकिन रजिया ने अपने शादी का प्रस्ताव देकर चालीसा को क्या कर ली, फंसा ली। कहने का मतलब यह है कि अपने महिला और अपने रूप का, स्वरूप का, या फिर यूँ कहें कि अपने जो विवाह से पूरे राजनीतिक चीज़ों को पलट दी। ठीक है, और ये युद्ध क्या होता है, युद्ध रुक जाता है और रजिया को बंदी बना लिया जाता है। बंदी करने का मतलब कि उसे वहाँ पर ले जाया जाता है। रजिया से फिर क्या करता है, ये अल्तुनिया शादी उदी कर लेता है, यानी रजिया शादी कर लेती है। और फिर उसके बाद ये जो चालीसा ग्रुप के जो सरदार थे उन्हें पता चलता है कि रजिया वहाँ पर गई युद्ध करने के लिए, और रजिया शादी कर ली अल्तुनिया से। ऐसे तो मतलब राजा है क्या, ये सब मैंने राज करेगा। ठीक है, कि जिसको मारने के लिए भेजा था उससे शादी करके और ये वापस आ रहा है। ठीक है, फिर दिल्ली लौटते समय सरदारों ने पूरा हल्ला उड़ा दिया कि यहाँ पर कोई मतलब आक्रमण करने के लिए डाकू आ रहा है। ठीक है, और वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, लोगों ने ही कहा जाता है ऐसा। ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं कि डाकुओं ने मारा रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को, और कुछ लोग कहते हैं कि गांव के लोगों ने मारा। हालांकि बहुत सारे बुक्स में ये चीज़ें मिलती हैं कि गांव के लोगों ने ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को मार दिया। मतलब
ना जानने में, ठीक है। उनको पता नहीं था कि ये रजिया सुल्ताना है। रजिया अपना डोली में ही थी और डोली में ही उन्हें क्या कर दिया, मार दिया। डोली करने का मतलब कि वो उधर से वापस आ रही थी घोड़े से ही, लोगों ने उसे घेर कर मार दिया। ये सोचकर मार दिया कि ये डाकू हैं, ठीक है, जो हमारे राज्य पर, हमारे देश पर आक्रमण करने आ रहे हैं, ठीक है। ये पूरी रजिया सुल्तान की कहानी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप राजा के बेटा हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके राज करने का कौशल होगा, ठीक है। और अगर महिला है तो महिला को कम आंकने की कभी भी कोशिश ना की जाए। महिला कभी भी कम नहीं है, बॉडी के तौर पर थोड़ा सा 10% का अंतर है, बाकी कौशल के तौर पर कोई अंतर नहीं है, ठीक है। महिला भी बहुत ज़्यादा कौशल हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा काबिल भी हो सकती हैं, और पुरुष भी काबिल हो सकते हैं। सिर्फ पुरुष में ही सारी काबिलियत है, यही अगर सोच है तो भारत जो है इसीलिए पीछे है, क्योंकि भारत का 50% आबादी सिर्फ भारत को ठीका लेकर रखा है कि मैं पूरे देश को, राज्य को सुधारने का ठीका लिया हूँ। अगर 100% जनता यानी कि महिला पुरुष दोनों मिलाकर 100% है, ठीक है, 100% लोग अगर अपने कौशल दिखाएं तो हमारा समाज, देश और राज्य बहुत जल्दी से डेवलप होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। और रजिया सुल्तान के बाद कौन शासक बनता है, उसके बाद अगला जो सुल्तान बनता है वो होता है बहराम शाह। रजिया के मृत्यु के बाद कौन बनता है तो बहराम शाह। बहराम शाह का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1240 से 1242। यह इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र होता है, यानी रजिया सुल्तान का भाई होता है, ठीक है, जो कि बहुत अयोग्य होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी इल्तुतमिश के पुत्र थे वो सारे के सारे नकारा, लखैरा और लड़कीबाज, अयोग्य, शराब पीने वाला, पियांक, दारू, गंजा जो भी था, ठीक है, वो उस तरीके का था। उसकी सिर्फ और सिर्फ कौन थी तो बेटी ही काबिल थी। तो देखिए जो उसका पुत्र था, वो जो दूसरा पुत्र था वो क्या था, वो भी अयोग्य था। और इसको जो स्थापित करवाया वो कौन करवाया था, वो चालीसा लोगों ने करवाया था, ठीक है। जो तुर्की सरदार थे उसने ही बहराम शाह को क्या किया था, तो यहाँ पर स्थापित करवाया था, क्योंकि ये उनकी बात माने और सारे प्रशासन, शासन जो भी था वो चालीसा के हाथों में चला आया। और इसको कठपुतली की तरह क्या करते थे, नचाते थे। और ये कभी कभी क्या होता था कि होश में कभी कभी आ जाता था, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि मतलब नशा फटा तो ऐसा लगा कि अरे यार गलत हो रहा है हमारे साथ, मतलब हम राजा हैं, चला रहा है कोई और, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी इसके साथ आ गया, ठीक है। तो क्या किया कि इसने चालीसा का विरोध किया, और तो जब विरोध चालीसा का इसमें किया तो इसको 1242 में चालीसा संगठनों द्वारा क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, ठीक है। इसकी हत्या चालीसा के लोगों ने ही करवाया था, तुर्की सरदारों ने, अमीरों ने करवाया था। तो ये भी क्या था, अयोग्य शासक था। उसके बाद इल्तुतमिश का जो दूसरा बेटा था, मतलब इल्तुतमिश का कई सारे बेटे थे, ठीक है। उसके बाद मसूद शाह को चालीसा के जो सरदार थे उन्होंने यहाँ पर गद्दी पर बैठाया, जो कि 7वां सुल्तान होता है, ठीक है। और उस 7वें सुल्तान को भी कठपुतली की तरह नचाने का कार्य चालीसा के लोगों ने किया था। एक्चुअल जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो प्रशासन, शासन था, वो सारे चालीसा के हाथ में थे, सारे पावर। कहने का मतलब यह है कि गुलाम वंश का राजा तो था, लेकिन रिमोट कंट्रोल से कौन चला रहा था, तो चालीसा चला रहे थे। रिमोट कंट्रोल से सरदार चला रहे थे। रजिया सुल्तान के मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा गुलाम वंश में शासन करने वाला राजा नहीं था जो कि गुलाम वंश की विरासत को संभाल कर रखे। उन विरासतों को संभाल के नहीं रखने का सबसे मेन कारण था विलासिता, ठीक है।
और अयोग्य होना। ठीक, राजा का बेटा जो था राजा नहीं रह पाया। उसके बाद इसको भी मसूद शाह को क्या होता है कि हटा दिया जाता है, बलबन द्वारा हटाया जाता है। बलबन वही चलूसा ग्रुप का ही एक मेंबर था। ठीक है, और इसने क्या किया कि मसूद शाह इतना अयोग्य था कि ये मतलब राज्य को नहीं चला पाया, और ये महमूद शाह के माँ के साथ मिलकर क्या करता है, महमूद शाह होगा, ठीक है, महमूद शाह के माँ के साथ मिलकर और इसको मसूद शाह को भी हटा देता है षड्यंत्र के तहत। ठीक है, हालांकि इसने 4 साल कठपुतली की तरह काम किया था गुलाम वंश का, लेकिन बलबन ने इसे क्या किया, महमूद शाह के साथ मिलकर इसे हटा दिया। ठीक है, ये जो नसीरुद्दीन महमूद था वो बहुत ही नेक और बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, तो इससे तो मतलब ठीक ही था। जब षड्यंत्र में क्या हुआ कि इसे हटाया तो इसके पीछे भी रीजन है। ये महमूद शाह से बलबन अपनी बेटी का शादी करवा देता है और इसे अपना दामाद बना लेता है। इससे क्या होता है कि बलबन का और भी प्रभुत्व बढ़ जाता है और बलबन रिश्तेदार हो जाता है, तो सारे निर्णय में इसकी मतलब इसको रखा जाता था, सारे निर्णय में इसको रखा जाता था। और जो बलबन था इनका सेनापति भी था। ठीक है, जो बलबन था ये महमूद शाह का सेनापति और महमूद शाह के ससुर भी था। ठीक है, ये अपनी पुत्री का क्या करता है, शादी करवा देता था। महमूद शाह जो था वो इल्तुतमिश का पोता था, यानी रुकनुद्दीन का बेटा था। ठीक है, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति का महमूद शाह था, इसलिए ये जो पूरा साम्राज्य चलाने का जो हिसाब किताब था वो इससे नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन फिर भी ये 20 साल तक क्या किया, फिर भी ये 20 साल तक पूरे गुलाम वंश को चलाया। और क्यों चलाया आपको पता है, क्योंकि इसमें बलबन का पूरा सहयोग था जो कि उसका वजीर हुआ करता था। ठीक है, तो बलबन ही एक्चुअल जो राजा का जो राज चलाता था वो पूरे बलबन के हिसाब से चलता था। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था राज चलाने में, कोई इंटरेस्ट नहीं था राज से। ठीक है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि इसका जो मृत्यु होता है, महमूद शाह का जो मृत्यु होता है वो किसी बीमारी की वजह से 1266 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और कहा जाता है कि कोई भी पुरुष नहीं बचा इसके पूरे गुलाम वंश के खानदान में, तो तुरंत ही बलबन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कुछ षड्यंत्र के तहत बलबन ने महमूद शाह को मरवा दिया था गद्दी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो, मतलब कुछ इतिहास में ऐसा लिखा है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार ने बताया है कि इसकी नॉर्मल मृत्यु हुई थी, बीमारी की वजह से हुई थी। अगर आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि अगर बलबन को सारे सुविधाएं मिल रही थी, सब चीज़ था, सिर्फ राजा नहीं था, इसको कोई राज से मतलब नहीं था, तो वो इसे क्यों मरवाता, और मरवाना ही होता तो 20 साल तक इसको राजा बनाकर क्यों रखता। ठीक है, इसमें कोई दम नहीं था, पहले ही मार देता। ठीक है, और गुलाम वंश का जो ये आखिरी शासक होता है, ठीक है, हालांकि आखिरी नहीं, जो इल्तुतमिश का जो शासन चलता है, जो इल्तुतमिश वंश का है, वो ये आखिरी है। ठीक है, गुलाम वंश का आखिरी शासक क्यूमर्स होता है। ऐसे देखिए, ये 20 साल तक तो ऐसे रखता नहीं, मार देता पहले ही मार कर राजा बन जाता, अपनी बेटी से शादी भी नहीं करवाता। ठीक है, तो ऐसे इसकी मृत्यु जो हुई थी नॉर्मल हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि बलबन है, बलबन उसके बाद अपने आप को क्या करता है, सुल्तान घोषित करता है, और उसके बाद 20 साल तक बलबन राज चलाता है। कहा जाता है कि जो बलबन है
वो सबसे मजबूत शासक के रूप में जाना जाता है पूरे गुलाम वंश में। पूरे गुलाम वंश में जो शासक है वो सबसे मजबूत कौन सा है, वो है गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसे जिल्ला इलाही के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसने चालीसा का जो प्रभाव था वो समाप्त किया। ठीक है, इसने जो चालीसा का प्रभाव था उसको भी समाप्त किया। जो चालीसा कितने दिन तक राज करते हैं, लगभग 40 से लेकर 66 तक चालीसा का ही प्रभुत्व रहा है गुलाम वंश पर। और चालीसा का जितने भी गुलाम वंश के जो पैसा रुपया धन ये सब था उसको बहुत मतलब बुरी तरीके से उसको इस्तेमाल करता था लोग। ठीक है, गुलाम वंश का सबसे मजबूत शासक होने का जो कारण है इसका अपना व्यक्तिगत पर्सनालिटी है, व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व है इसका है। क्योंकि जो बलबन था ये बिल्कुल भी भोग विलासी ये इस तरीके का ये प्रवृत्ति इसका नहीं था। खुद को पृथ्वी का अल्लाह का प्रतिनिधित्व मानता था। ठीक है, और ईश्वर का परछाई मानता था। ये ऐसा ये क्यों मानता था, क्योंकि इसको लगता था कि जो सुल्तान बन गया ना वो सुल्तान अल्लाह का परछाई है, नॉर्मल आदमी का बस का बात नहीं है सुल्तान बनना। सुल्तान बनने की प्रवृत्ति उसके अंदर बहुत मतलब भगवान ही देकर रखते हैं। और जो सुल्तान बन गया वो पृथ्वी पर क्या है, भगवान है, अल्लाह का परछाई है। और इसने बहुत सारे नियम बनाए और बहुत ही दृढ़ और बहुत ही कठोर नियम बनाए थे। ठीक है, जो कि इसके अमीरों ने, इसके अधिकारियों ने और वहाँ के जो आम जनता थे वो भी इसे झेलते थे या फिर मानते भी थे। ठीक है, क्योंकि एक राजा को राज्य चलाना है तो कठोर होना अति आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो इस तरीके के जो राजा होंगे उनसे कभी राज्य नहीं चलेगा और राज्य की प्रतिनिधित्व जो होगी वो दूसरे के हाथ में चला जाएगा। जब हम बात करें बलबन की तो बलबन ने कुछ नियम चलाए थे जिसको हम लौ और रक्त की नीति कहते हैं। लौ और रक्त की नीति यह है कि जो आपका नीति होनी चाहिए वो लोहे की तरह मजबूत होनी चाहिए। और रक्त कहने का मतलब ये है कि अगर आप के समक्ष कोई आपका अपना भी आ जाए तो आप वहाँ पर रक्त नहीं देखेंगे, खून नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके लिए भी वही न्याय होगा जो कि आम इंसान के लिए न्याय होता है। ठीक है, इसलिए इसे लौ और रक्त की नीति कहा जाता है। लौ और रक्त की नीति से मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा कि जो चालीसा जो संगठन था उसमें इसका चाचा का लड़का भी था, बलबन का चाचा का लड़का भी था। और इसने बहुत ही छोटी सी गलती पर क्या करता है कि एक छोटे क्लर्क लेवल के आदमी को, मतलब क्लर्क लेवल के कार्यकर्ता को उसने मौत की सजा दे देता है, मार देता है। ठीक है, वैसे में बलबन क्या करता है, उसे मृत्यु की सजा देता है अपने चाचा के लड़का को और 50 कोड़े मरवाता है। और फिर लोगों के बीच क्या करता था, लोगों के बीच इस तरीके का दर्दनाक मृत्यु देता था कि इसके अधिकारी और अमीरों ने सोचे कि कभी दोबारा से इस तरीके की गलती ना हो। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या किया कि लौ और रक्त की नीति चला, यानी कि मजबूत और कभी भी ना टिकाऊ, मतलब कि कभी भी विचलित ना होने वाला कि ये अपना खून है और अपना ये है। ठीक है, तो इस तरीके का इसके पास नहीं था, इसीलिए इसने बहुत मजबूती से क्या किया था, गुलाम वंश की बागडोर को संभाला था। इसका मानना था कि आम लोगों से सुल्तान नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि सुल्तान जो है वो ईश्वर का परछाई है और खुद को अल्लाह का प्रतिनिधित्व तो मानता ही था। तो आम लोग कभी अल्लाह से इतने आसानी से नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, इसको एकांत में रहना पसंद था, इसको कोई शराब, मनोरंजन, हर्ष या सुख से विचलित नहीं होता था। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि ये इंसान ऐसा था कि एकांत में रहता था, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, कोई इसे
मतलब डिस्टर्ब नहीं, कोई बात नहीं, और ये खुद में सोचता था और खुद में विचारता था कि कैसे देश को चलाना है, और बहुत ही न्यायप्रिय था। और हालांकि कुछ मामलों में देखा जाए तो इसने क्रूरता भी दिखाई है, लेकिन क्रूरता उन अधिकारियों पर दिखाया है जिन्होंने गलत किया था। ठीक है, आप इतिहास को अगर बहुत अच्छे से खंगाल कर पढ़िएगा पूरे बलबन के बारे में, तो आपको कभी कभी ये क्रूर लगेगा और कभी कभी आपको अच्छा व्यक्ति लगेगा। ठीक है, क्योंकि राजा को कठोर होना आवश्यक है, इसका मानना था। और इसका क्या, किसी भी लोगों का मानना यही होना चाहिए कि जो राजा है, जो गार्जियन है, उसको थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला होना चाहिए, जैसा कि बलबन में ऐसी प्रवृत्तियां थी। इसने सिजदा और पेबोस की प्रथा अपनाई। सिजदा और पेबोस की प्रथा कहने का मतलब यह है कि जो भी आम आदमी या फिर अमीर या फिर जो सरदार आएंगे, जो बड़े अधिकारी आएंगे, उन्हें जो शासक हैं, जो वहाँ के सुल्तान हैं, उनके सामने ऐसे माथा टेक कर, ऐसे झुक कर, ठीक है, उनका अभिवादन करना है। सिजदा कहने का मतलब यही है। सिजदा की प्रथा जो है, ऐसे अभिवादन करना, एकदम जहाँ पनाह तुसी ग्रेट हो, ऐसे यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, ऐसे जो झुककर आपको अभिवादन करना है। पेबोस का कहने का अर्थ यह है कि पेबोस पर आप माथा टेक कर और सरदार की जो ये पैर है उसको चूम कर, और आपको कोई भी कार्य, मतलब उनसे बातें करनी है, जैसे ही आप उनके दरबार में जाइए तो माथा टेकने और ऐसे सिजदा करने का जो प्रथा चलाया, वो कौन चलाया था? तो वो बलबन ही चलाया था। ठीक है, आप समझ गए सिजदा और पेबोस क्या होता है। सिजदा होता है ऐसे माथा को झुकाकर कोई भी चीज़ को राजा के सामने प्रस्तुत करना, या फिर बातें करना, या फिर किसी भी तरीके की चीज़ों को करना। और पेबोस का मतलब होता है कि अपनी माथा को उसके पैरों में रखकर और पैरों को चूम कर और जाना। ये चीज़ें क्या हैं? पेबोस कहलाती हैं। क्योंकि बलबन अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता था। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब विस्तृत तरीके से, संगठनात्मक तरीके से इसने अपने राज्य को संभाला था। कहा जाता है कि जो मंगोलों का आक्रमण था, ठीक है, इन्होंने ही मंगोलों के आक्रमण से हमारे देश को बचाया था। इसने जो भारत की बाउंड्री हैं, जो भारत के जो तट हैं, वहाँ पर बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया, और जिससे कि मंगोलों से निपटा जा सके, मंगोलों को उधर ही रोका जा सके, और उसमें बलबन सक्षम रहें और मंगोलों को भारत में आने से रोक दिए। ठीक है, और जो भारत के बाउंड्रीज पर जो किले हैं, वो बलबन द्वारा ही स्थापित किए गए हैं मंगोलों को रोकने के लिए। हम बात करें त्यौहार की, तो नौरोज का जो त्यौहार है वो बलबन ही शुरुआत किया था। ठीक है, ये जो नौरोज का त्यौहार मनाने का शुरुआत किया था वो बलबन ही किया था। बलबन के दरबार में कोई भी व्यक्ति अपने होठों पर मुस्कान नहीं ला सकता था बिना मतलब का। ठीक है, बिना मतलब का हंसना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, और ये इंसान कभी भी हंसता भी नहीं था, ना ज़्यादा खुश होता था और ना ज़्यादा दुखी होता था। हालांकि ये बात अलग है कि उसने शोक में ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका बड़ा बेटा जो था वो मंगोल आक्रमण के द्वारा मारा गया, इसलिए उसके शोक में इसकी मृत्यु हो गई। अगला जो 1286 में इसका मृत्यु होता है, वो उसका कारण यही होता है, अपने बड़े बेटे की मृत्यु के शोक में क्या होता है, ये मर जाता है और अपनी मृत्यु को त्याग देता है। उसके बाद जब ये शोक में होता है, तो उसी वक्त अपने पोते को क्या करता है, ये पूरे साम्राज्य का शासक घोषित करता है, जिसका नाम होता है कै खुसरो। ठीक है, जिसका नाम होता है कै खुसरो। लेकिन जो दिल्ली का कोतवाल था, वो कै खुसरो को राजा ना मानकर कैकुबाद को राजा मानते हैं। कैकुबाद
को जो दिल्ली के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, जो शासन के अधिकारी थे, उन्होंने कैकुबाद को राजगद्दी पर बैठाया। और उसके बाद क्या हुआ कि कैकुबाद को लकवा मारने के बाद, हालांकि कैकुबाद भी ठीक ठाक राजा था क्योंकि प्रशासन ने उसे नियुक्त किया था, ठीक है, लेकिन 86 से लेकर और 90 तक, ठीक है, 1286 से लेकर 90 तक वो राज करता है 4 साल। उसके बाद कैकुबाद को जब लकवा मार देता है, उसके बाद उसके बेटा क्यूमर्स को दिल्ली के शासन द्वारा क्या किया जाता है कि राजा घोषित किया जाता है। दिल्ली के शासन जो राजा घोषित करता है, तो क्यूमर्स उस वक्त बहुत छोटा बच्चा रहता है, जो कि मात्र 3 साल का रहता है। उसे ही दिल्ली का सुल्तान घोषित किया जाता है। और उस 3 साल के बच्चे को जलालुद्दीन फिरोज शाह मौका देखकर क्या करता है, उसे मार देता है। और फिर उसके बाद अपने आप को राजा घोषित करता है। जो जलालुद्दीन फिरोज शाह था, वो खिलजी वंश का स्थापना करता है और नींव रखता है। तो ये हमारा पूरा जो गुलाम वंश का कहानी था, यहाँ तक होता है, जो कि आपको 1206 से लेके 1290 तक चलता है। साथियों, हम अगले क्लास में खिलजी वंश की नींव के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने अपने शासन को कैसे स्थापित किया और कैसे इतनी सारी जो प्रचलित कहानियां हैं और कितना मजबूत शासक था, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप AEDO, बिहार SI, UP SI या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है, उसका तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। और वो आपका PPT के माध्यम से तैयारी होगा और मैं उसको अपने इस चैनल पर क्वेश्चन के माध्यम से करवाने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको तैयारी करनी है उसको, तो आप हमारे उस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि हमें लगता है कि GS के साथ आपकी हिंदी का भी प्रैक्टिस होना आवश्यक है। पूरे पैकेज मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, और इस चैनल को बढ़ाने में हमारी सहयोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।